नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त आप खबरों की खबर देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया पर। मैं सुमित अवस्थी हूं आपके साथ। आज चुनावी सरगर्मियों को भांपते हुए हम लोग अलग अलग शहरों के चक्कर काट रहे हैं। आज का ये शो स्पेशली बाहर से, ग्राउंड से लेकर आपके सामने हाजिर है। मैं आपको बता दूं, आज की खबरों में जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है उस पर इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कल जो तीसरे चरण का मतदान हुआ उसका एक ताज़ा अपडेट आपको दे दें। चुनाव आयोग ने कल के हुए मतदान के बाद ताज़ा आंकड़े अब जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 64.8% मतदान हुआ है तीसरे चरण में। और ये जो कल जो डेटा रिलीज किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, ये उसका अपडेटेड वर्जन है 64.8। लेकिन ये 64.8 वोटिंग जो हुई है, ये 2019 की वोटिंग के मुकाबले इन्हीं सीटों पर करीब करीब 2.9% कम है। तो ये लगातार देखा गया है शुरुआत के तीनों चरणों के मतदान के दौरान कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है 19 के मुकाबले 24 के चुनावों में। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है चुनाव आयोग के लिए भी और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कि आखिरकार भारतीय वोटर के मन में, मतदाता के मन में वोट देने को लेकर उदासीनता क्यों है। गर्मी इसकी वजह है, शादियाँ इसकी वजह है, या कोई और बड़ा कारण है जिस वजह से जनता इस बार वोट देने के लिए उत्सुक नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच आपको बता दें, अगला चरण 13 मई को होगा। 13 मई में चौथे चरण का मतदान होना है और अब 13 मई के चौथे चरण के मतदान के लिए चुनावी सरगर्मियां पूरे उफान पर आ गई हैं। और इस वक्त चौथे चरण के मतदान के लिए जगह जगह पर प्रचार पूरे जोर शोर के साथ शुरू हो गया है। लेकिन इन सबके बीच में एक नई मुसीबत विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए मुसीबत आके खड़ी हो गई है। जी हाँ, कांग्रेस के एक पूर्व नेता, एक बड़े नेता हैं, अब पूर्व हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अभी कुछ देर पहले अपने पद से इस्तीफा दिया है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं सैम पित्रोदा साहब की। सैम पित्रोदा साहब के एक बयान ने आज फिर कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिए हैं वो कांग्रेस के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। आज बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। आप पहचान लीजिए, ये शख्स हैं सैम पित्रोदा, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के आज शाम तक अध्यक्ष थे और अपने ताज़ा बयान पर विवाद के कुछ घंटों के बाद अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उनका ये इस्तीफा कुछ ही देर पहले आया है और तुरंत ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया। दरअसल सैम पित्रोदा कांग्रेस के वरिष्ठ सलाहकारों में शामिल रहे, राहुल गांधी को भी सलाह देते हैं। आज वो ये भी आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी मित्रों में से, उनके सलाहकारों में से वो एक रहे हैं। राहुल गांधी के साथ विदेश दौरों में वो अक्सर देखे जाते हैं। और ये भी आपको बता दें कि आज उनका एक नया वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने अलग अलग इलाकों में रहने वाले भारतीयों की चेहरे मोहरे के आधार पर हास्यास्पद तुलना की है। इस वीडियो में सैम पित्रोदा को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन की जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले लोग अरब के लोगों जैसे दिखते हैं, उत्तर भारत में रहने वाले लोग श्वेतों की तरह दिखते हैं और दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी लोगों की तरह दिखाई देते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन इस बयान की शुरुआत में जो बातें सैम पित्रोदा ने की उस पर हम आगे बात करें, उसके पहले जो ऐतराज़ हुआ है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए सैम पित्रोदा ने अपने बयान में दरअसल कहा क्या था। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. और सैम पित्रोदा के इस बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया है कांग्रेस पर एक बार फिर हमलावर होने का। और बीजेपी की तरफ से आज जो कांग्रेस पर अटैक हुए उसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सुनते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। शहजादे के फिलोसोफर ने
इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। अभी आधे देश में चुनाव निपट चुका है, लेकिन आधे देश में चुनाव बाकी है। इसीलिए एन चुनाव के वक्त पर सैम पित्रोदा के इस बयान ने कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी और जैसे ये बयान सामने आया तुरंत कांग्रेस पार्टी ने इससे किनारा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर पार्टी को बताया कि इससे इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको बता दें, देर शाम को सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसको तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया है। इसके बावजूद भी ये मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के तमाम जो सहयोगी साथी हैं वो भी सैम पित्रोदा के इस बयान से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। देश के मुद्दे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, देश के मुद्दे क्या है? आज देश का हर तरफ से जो युवा है बेरोजगार है, हर तरफ से महिला प्रताड़ित है। तो सैम पित्रोदा के बयानों की वजह से आज इंडिया गठबंधन बैकफुट पर रहा, बीजेपी हमलावर रही। और आपको बता दें कि सैम पित्रोदा इन चुनावों में लगातार दूसरी बार कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनकर सामने आए हैं। आपको सैम पित्रोदा के बारे में बताते हैं। सैम पित्रोदा, आपको याद होगा पिछले ही महीने अमेरिका में उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की तारीफ कर दी थी, जो कि अमेरिका में लगता है, और कहा था कि अगर किसी का निधन होता है तो अमेरिका में ये नियम है कि उसकी विरासत की संपत्ति का 45% उसके बच्चों को जाता है और 55% सरकार के पास चला जाता है। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया था। उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने सीधे राहुल गांधी को घेरा था और आरोप लगाया था बीजेपी ने कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो इनहेरिटेंस टैक्स लागू कर देगी। पित्रोदा ने अपने इस बयान पर सफाई देते रहे, लेकिन मुद्दा उस वक्त उनके हाथ से निकल गया और बीजेपी ने इसको लपक लिया था। एक और मामला है, इसी साल जनवरी में संविधान को लेकर नेहरू बनाम अंबेडकर की बहस पित्रोदा के एक बयान को लेकर बवाल हुआ, जब सैम पित्रोदा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि संविधान के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका BR अंबेडकर से ज़्यादा थी। इसके पहले जून 2023 में राम मंदिर के मुद्दे पर पित्रोदा ने कहा था कि मंदिरों से भारत की बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का हल नहीं होगा। इससे भी बीजेपी को कांग्रेस को निशाना बनाने का मौका मिला और उसने मंदिर विरोधी कांग्रेस को बताने की कोशिश की। मई 2019 में सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मुद्दे पर पूछे सवाल पर कह दिया कि जो हुआ था सो हुआ था। इससे भी कांग्रेस घिर गई, जो पहले ही सिख विरोधी दंगों में बैकफुट पर रहती है। राजीव गांधी की सरकार में हुए ये दंगे कांग्रेस को हमेशा से परेशान करते रहे हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में की गई कार्रवाई पर सवाल भी सैम पित्रोदा ने उठाए थे। इससे भी वो उस वक्त विवादों में आए थे, वो भी चुनावी मौसम था। और अब सैम पित्रोदा का अलग अलग इलाकों से भारतीयों की जो तुलना उन्होंने की है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं। रामकृपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ये जो आज सैम पित्रोदा जी का बयान आया, आपको लगता है कि ये एक नई मुसीबत है? आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है
हालांकि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि वो डेमोक्रेसी से मजबूत हो रही, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने देश के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज दिखते हैं, पश्चिम के अरबियन अरेबियन दिखते हैं, दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। क्या मतलब इसका है? किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का बयान, इतना तो सैम पित्रोदा राजीव गांधी के दोस्त रहे हैं, एक तरह से उनको माना जाता है संचार क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा चीन से लेके क्या विवाद है। चीन इसी तरह की इतनी बातों पर ही वो अरुणाचल और क्या क्या कहता है। हमारे देश का एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस की इंटरनेशनल विंग का बहुत बड़ा पदाधिकारी है, वो इस तरह की बात कर रहा है। और जयराम रमेश कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत विचार है। क्या मतलब इसका? राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं उनका व्यक्तिगत विचार होता है, जयराम रमेश का व्यक्तिगत विचार होता है, सैम पित्रोदा का व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत तो चाहे जो भी हो, एक देश का मतलब इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। आप बताइए, इसका एक कॉमन मैन इसके बारे में क्या सोचेगा? ये पूरी दुनिया क्या सोचेगी? चाइना का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि भारत मल्टी इथिकल सोसाइटी है, मल्टी इथनिक ग्रुप्स हैं, यहाँ पर अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, इसलिए भारत को तोड़ना बड़ा आसान है। आज की नहीं है, जमाने के माओ से तुम जमाने की बात है ये। और तमाम तरह के लोग जो भारत को जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती है उसको दुनिया के लोग कमजोरी समझते हैं। और उसी चीज को जब अब दुनिया मानने लगी कि नहीं, भारत ऐसा नहीं है, भारत इतने साल तक लोकतंत्र जिंदा रहा और मजबूत होता जा रहा है, ऐसे मौके पर एक हमारे ही बीच का एक व्यक्ति तमाम तरह का, पश्चिम के लोग कैसे दिखते हैं, पूरब के लोग कैसे दिखते हैं, हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही, जितना भी इसकी निंदा की जाए कम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी अपने विचार बताने के लिए। बीजेपी ने इसको हाथों हाथ ले लिया इस मुद्दे को और कांग्रेस बैकफुट पर है। अब देखना है कि आधे जो बाकी 4 चरणों का चुनाव बचा है उसमें ये बयान सैम पित्रोदा का कितना नुकसान कांग्रेस का करता है और कितना फायदा भाजपा का कर पाता है। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। बात क्योंकि कांग्रेस की चल रही है तो कांग्रेस के बारे में एक चीज़ आज और सामने निकल कर आई। दरअसल कांग्रेस भारत की सियासत की एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी पार्टी है जिसमें तरह तरह की विचारधारा के लोग, तरह तरह की विचारधारा की पार्टियां आकर मिलती रही हैं। एक बड़ी नदी जो बनी है कांग्रेस की एक ज़माने में, उसमें छोटी छोटी उपनदियां जब आके मिलती हैं और वो बड़ी नदी का विकराल रूप लेती है, वैसे कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। ये बात इसलिए भी निकल कर सामने आई कि कांग्रेस में एक बार फिर इस तरह की बात कही जा रही है कि इन चुनावों के बाद, चुनावों के परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी में फिर छोटी छोटी पार्टियों का या तो विलय हो सकता है या वो कांग्रेस के साथ आ सकती हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कही है कांग्रेस के साथी एनसीपी शरद चंद्र पवार जो बनी है नई, उसके अध्यक्ष शरद पवार ने। शरद पवार ने आज एक इंटरव्यू दिया अखबार में और उसमें उन्होंने इस बारे में कहा है कि आने वाले वक्त में, जो इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा है उसमें वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि अलग अलग विचारधारा के लोग, जो छोटी छोटी पार्टियां देश भर में हैं, वो कांग्रेस के साथ आएँ और कांग्रेस के साथ जुड़ जाएं। शरद पवार के इस बयान के क्या मायने हैं, क्यों शरद पवार ने ये बात कही, आइए देखते हैं पूरी इस कहानी में। कभी कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार क्या इस उम्र में घर वापसी करने की सोच रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस और एनसीपी में वैचारिक रूप से कोई अंतर नहीं देखते, लेकिन विलय को लेकर अभी कुछ कहना नहीं चाहते। सबसे बातचीत के बाद वे अपनी राय देंगे। हालांकि शरद पवार का बयान सिर्फ एनसीपी के संदर्भ में नहीं है, ये बयान बदलती राजनीति के संदर्भ में है। उन्होंने कई और बातें कही। उनका कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। 2024 के चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के करीब आएंगे या फिर कांग्रेस में विलय हो जाएगा। शरद पवार ने ये इंटरव्यू ऐसे वक्त दिया है जब वो खुद सियासी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं और विपक्ष की राजनीति कई संकटों का शिकार होती दिख रही है। हालांकि सुप्रिया सुले ने इसे शरद पवार की निजी राय बता दिया है। उनका एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, इस बारे में मुझे नहीं पता। इसकी जानकारी पवार साहब ही दे सकते हैं और अभी तक लोकसभा का चुनाव खत्म भी नहीं हुआ है।
शरद पवार जी ने ये संकेत दिया है कि उन्हें अपनी पार्टी चलाना संभव नहीं होगा, इसलिए वो इस लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी कांग्रेस में विलीन करेंगे। उनके साथ जो लोग हैं उन पे उनका पूरा विश्वास नहीं है कि वो आगे बढ़ा सकेंगे, इसलिए उनको लगता है कि मैं कांग्रेस में अगर विलीन कर दूंगा तो धीरे धीरे कांग्रेस के जो आज के नेता है वो भी हमारे नेतृत्व में काम करेंगे, ऐसा उनको एक बार विश्वास है। और इसलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस के तो बहुत सांसद तो नहीं आएंगे और आगे जाके हमारे ही इंडिया अलायंस के अगर कुछ प्रादेशिक पार्टियां फूट जाए, क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी है कि 4 सांसद 3 सांसद, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी जा सकती। अगर हमने अभी इनको कांग्रेस में डाल दिया, कांग्रेस में मर्ज करने की प्रोसेस पूरी की, तो कांग्रेस से बाहर निकलना कठिन होता, क्योंकि फिर उसमें जो मेजोरिटी लगती उतनी मेजोरिटी नहीं निकल पाएगी। इसलिए अभी से उन्होंने ये बातें शुरू कर दी। इसमें कोई शक नहीं है कि अजीत पवार खेमे की बगावत के बाद सीनियर पवार अकेले पड़ गए हैं। उनके पास मुट्ठी भर ही नेता बचे हैं, लेकिन वो जो कुछ कह रहे हैं उसे एक नेता की रणनीति नहीं, एक राजनेता के दूरगामी आकलन की तरह भी देखा जा रहा है। शरद पवार का बयान वैसे हमेशा ही सुर्खियां बटोरता है, लेकिन उससे ज्यादा उसके दूरगामी परिणाम वाला भी होता है। पवार ने अखबार को दिए इंटरव्यू में जो बड़ी बातें कही, उससे 2 बात साफ होती है। एक तो ये कि चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस भले ही सत्ता में आए या विपक्ष में जाए, वे मजबूत होने वाली है, और दूसरा, आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही देश की राजनीति घूमेगी। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सुनिए आपने ये रौनक कुकड़े की रिपोर्ट देखी आपने मुंबई से। एक बात और है, शरद पवार कांग्रेस पार्टी में ही रहे हैं, कांग्रेस से निकलकर उन्होंने अपनी पार्टी एनसीपी बनाई थी, कांग्रेस की विचारधारा को वो मानते रहे। तो आज जो उनका बयान आया उससे ये इंटरप्रिटेशन भी निकल रहा है कि शायद एनसीपी जो उनका धड़ा है, जो शरद पवार के पास है, वो शायद कांग्रेस में चुनावों के बाद उसका विलय हो जाए, ऐसा इशारा मिलता है उनके इस बयान से। ये इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा। इंटरव्यू किया वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी ने। नीरजा चौधरी जी करीब 5 दशकों से भारतीय राजनीति को कवर कर रही हैं, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं। हमारे साथ नीरजा चौधरी खुद जुड़ रही हैं। नीरजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। खबरों की खबर के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपने इंटरव्यू किया शरद पवार का, मैं आप ही से ये पूछना चाहता हूँ, इस इंटरव्यू में ये जो कोट है उनका कि वो कांग्रेस के साथ बाकी छोटी पार्टियाँ भी जुड़ सकती हैं, इसका क्या मायने निकाले जाएँ? इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, शरद पवार जी ने ये सातारा में इंटरव्यू हुआ 4 मई को, उनकी बहुत बड़ी शानदार मीटिंग थी जो कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है एनसीपी और आम आदमी पार्टी ने मिलके वो की थी, और बहुत लोग थे वहाँ। और उसके बाद वो जब होटल में आए तो मैं उनसे मिली थी, तो बातचीत हुई थी। तो जो सिग्निफिकेंट चीज़ है इस इंटरव्यू के बारे में वो ये है कि वो आगे की बात कर रहे हैं, पोस्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की पॉलिटिक्स ऑपोजिशन की क्या हो सकती है। उसमें उन्होंने कहा कि अगले 1.5-2 साल में उनको लगता है कि रीजनल पार्टीज कांग्रेस के साथ ज़्यादा एसोसिएट करेंगी और हो सकता है इनमें से कुछ पार्टी ये भी निर्णय लें कि वो मर्ज कर जाएंगी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि देश बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है। और अगर लड़ाई लड़नी है भाजपा के खिलाफ तो ये अनिवार्य हो जाएगा, ये इनका मानना था। तो अब इससे एक क्लियर संदेश तो ये निकल के आ रहा है कि शरद पवार अपनी एनसीपी का विलय कांग्रेस के अंदर कराने से हिचकिचाएंगे नहीं अगर ऐसा कुछ मौका आता है और ये एक ऑनरेबल वे में कलेक्टिवली हो जाता है। और बाकी पार्टियों का भी ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जो लब्बो लबाव था वो ये था कि बाकी रीजनल पार्टीज़ भी एक नई चुनौती का सामना कर रही हैं। वहाँ जो नेता थे, पेट्रियार्क्स थे, जैसे लालू यादव, मुलायम यादव, अब उनके सुपुत्र इन पार्टियों को देख रहे हैं। और कई रीजनल पार्टीज़ में ये हो रहा है, वाईएसआर का जगन रेड्डी है वगैरह वगैरह। तो उनके सामने जो नई चुनौतियां आ रही हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का आरोप लग रहा है, करप्शन के आरोप लग रहे हैं, तो उनको अगर उनको असली में लड़ाई लड़नी है तो एक इकट्ठे होके
बेहतर रहेगा। तो ये उनका मानना है और ये सब तय होगा जून 4 को। जून 4 तय करेगा कौन कितने पानी में है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। अब सियासत में जो आग लगी थी वो तो खबरें आपको दिखाई हमने। अब बात करते हैं असली अग्नि की, असली ज्वाला की, जो उत्तराखंड के जंगलों में पिछले करीब 15 दिनों से लगी हुई है। करीब 1,500 हेक्टेयर जो हैं वो इस जंगल की आग से प्रभावित हो चुके हैं। बहुत बुरी स्थिति है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जिन जंगलों में आग लगी हुई है वहाँ के जीव जंतुओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, मानव जाति पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस आग का। आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद आग बढ़ती जा रही है और अब तो आलम यह है कि उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है उस आग की आंच अब सरकारी अधिकारियों और नेताओं तक भी पहुंचने लगी है। हम आपको बताना चाहते हैं, आग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। वन विभाग से जुड़े 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। 2 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ साथ 5 अधिकारियों को मुख्यालय के साथ अटैच कर दिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। इसीलिए खुद राज्य सरकार जंगलों को लेकर लगातार उदासीन दिखती रही है। इस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत चिंता जताई। एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि हम बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। सरकार को कारगर रूप से कुछ करना होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार जितने आराम से ब्यौरा दे रही है, हालात उससे ज़्यादा गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा, आपने देखा होगा मीडिया में जंगलों में आग की कैसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं। अब कोर्ट इस मामले में 15 मई को अगली सुनवाई करेगा। तो उत्तराखंड के जंगलों में जगह जगह आग लगी, अगर बुझी है तो उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जलने के लिए कुछ और बचा नहीं है या फिर वहाँ पर बारिश हो गई है, इसलिए आग बुझ पाई है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड के कई जिलों में ओले पड़ने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश हुई तो आग बुझा दी जाएगी, लेकिन उस लापरवाही को कैसे छुपाया जाएगा जिसने राज्य के जंगलों को इस वक्त आग में झोंक दिया है। और ये लापरवाही मानवीय लापरवाही है। देखिए मेरे सहयोगी किशोर रावत की ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट। पहाड़ों पर आग लगी है और ये आग किसी के रोके रुक नहीं रही है। एक जगह अचानक आग शुरू होती है और एक लकीर सी खिंचती चली जाती है। जरा सन्नाटे में इस आवाज को महसूस कीजिए। ये आग की आवाज है। पहाड़ों पर चीड़ के जंगलों के बीच खुद ही अपने लिए रास्ते बना रही है और खुद ही अपनी सीमा तय कर रही है। जंगल की आग को करीब से देखने, इस समस्या को समझने और आप तक पूरी खबर को पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता किशोर रावत पहुंचे उत्तराखंड के श्रीनगर में। लगातार आग जो है बढ़ती जा रही है। 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं। करीबन 900 के करीब आग की घटनाएं हुई है। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां आग ना लगी हो। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी कैसे? इसके लिए 2 शब्दों को याद रखिए, चीड़ और लीसा। हमारे संवाददाता किशोर रावत आपको इनके बारे में जो बातें बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनने और समझने की हैं।
उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लग रही है उसका सबसे बड़ा कारण चीड़ के पेड़ है। और चीड़ के पेड़ चूंकि जो उसका एक द्रव्य निकलता है, लीसा कहते हैं उसको, और लीसा पूरी तरह से जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल में एक माचिस अगर तिल्ली भी झाड़ दिया है तो कितनी आग लगती है भयानक, वैसे ही चीड़ का जो लीसा होता है उसमें आग लगती है। उसके साथ चीड़ की जो पत्तियाँ होती है उसे पिरुल कहा जाता है, और पिरुल इतनी खतरनाक होती है, एक तो जंगलों में अगर ज़्यादा गिर जाए तो चलना मुश्किल होता है, और दूसरा इतनी सूखी हो जाती है कि इसमें आग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ये बेहद खतरनाक है, और अक्सर लोग चारे के लिए शरारतों से, या फिर कि अगर ये से जला दिया जाए तो अच्छी घास आएगी बरसातों में, और उसके लिए भी आग लगाते हैं। कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है वन क्षेत्र में जानबूझ के आग लगाई जा रही थी, और कुछ केस में इस तरह का भी आ रहा है कि भविष्य में अच्छी घास आने के लिए उनके पशुओं के लिए इस तरह से भी आग लगाई जा रही थी। तो हम दोनों तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने स्थानीय लोगों से भी बात की तो पता चला कि आग की वजह से उन्हें सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। पशुओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सो अलग। गर्मी में जो है कि चीड़ की जो पत्तियां होती है वो नीचे सूख के ज़मीन पे गिर जाती है, तो उसमें लोग अगर थोड़ी भी चिंगारी फेंक देते हैं, आग की चिंगारी, तो वो एकदम से आग पकड़ लेते। पूरा उत्तराखंड का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही दिल्ली की तरह हो चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बाकी हम लोगों से चाहते हैं कि ज़्यादा जंगलों में आग ना लगाएं। जब यहाँ जंगलों में आग लग रही है और जो हमारे पशु जो भी वन्य जीव है वो शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इससे हम लोगों को खतरा बनता है। स्थानीय लोगों के लिए फिलहाल मजबूरी का नाम आग है। ना तो बुझा सकते हैं और ना ही किसी से शिकायत कर सकते हैं। उत्तराखंड का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां इस वक्त आग ना लगी हो। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक है, और धुआं भी काफ़ी उठ रहा है। ये एक गांव है जहां पर ये आग बढ़ती जा रही है, और ये कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो खुद ये आग बुझा रहे हैं। पहाड़ों में आग कोई नई बात नहीं है। प्रशासन ने आग बुझाने के लिए टीम भी लगाई हुई है, लेकिन आग का दायरा इतना बड़ा है कि समाधान के लिए फिलहाल आसमान की ओर देखा जा रहा है। उम्मीद है कि बरसात होगी तो आग की ये लपटें भी शांत होंगी। बहरहाल अगर जंगलों की आग को रोकना है तो आम लोगों को इसके प्रति संवेदनशील होना होगा। तो इसके अलावा जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल पाएगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। जंगलों की आग हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। हमारे ग्लेशियर्स पहले ही ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हैं, तेज़ी से पिघल रहे हैं, और ऐसे में जंगलों में जो आग लगी है उत्तराखंड में, उससे जो धुआं उठ रहा है उससे कार्बन निकल रहा है, काला कार्बन, और ये काला कार्बन जाकर ग्लेशियरों के ऊपर जमा हो जा रहा है, और ये ग्लेशियरों को पिघलाने का काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। तो न सिर्फ ये आग जंगलों के लिए खतरनाक है, जंगलों के जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है, उतनी खतरनाक ये ग्लेशियर्स के लिए भी है। क्या असर होगा इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण बातचीत मेरे दो सहयोगियों के बीच में सुनिए। मनोरंजन भारती और सुशील बहुगुणा साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये आग ग्लेशियर्स के लिए बहुत खतरनाक है। सुशील, ये बताइए कि उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है ये समस्या गंभीर है, लेकिन ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन का मामला क्या है जिससे बहुत सारे लोग चिंतित हैं? जी शुक्रिया बाबा। पहाड़ों में जो आग इन दिनों हमको दिख रही है ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से लगती आई है। गर्मियों के महीनों में पहाड़ों में आग लगना सामान्य घटना है, लेकिन जिस पैमाने पर आग लग रही है वो चिंता की बात है। इस पर हम विस्तार से आगे करेंगे बात। और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, ये जितने भी हिमालयी इलाके हैं जहाँ जंगल हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। उनकी कई वजह हैं, लेकिन उससे पहले आपने जो ब्लैक कार्बन का पूछा है मुझसे, तो ब्लैक कार्बन के बारे में आपको मैं बताऊं कि हिमालय पे ब्लैक कार्बन, हाँ, हिमालय की अगर हम बात करें, क्योंकि हिमालय बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, इसको तीसरा ध्रुव भी बोला जाता है, और जो दोनों ध्रुव है अंटार्कटिक और आर्कटिक, उसकी तरह ये भी एक तरह से बर्फ़ का एक ऐसा खजाना है जो पूरी दुनिया की पानी की ज़रूरतों की गारंटी है। हिमालय के साथ बड़ी चिंता इसलिए है कि हिमालय पर पर्यावरण में जो बदलाव है उसका असर बहुत तेज़ी से दिख रहा है। मैदानी इलाकों में जितनी तेज़ी से असर दिखेगा उससे ज़्यादा तेज़ी से
पर्वतों में असर दिखता है, हिमालय या ध्रुवों पर असर दिखता है। ब्लैक कार्बन जो आपने कहा, आप अगर देखेंगे ये मैं जब लद्दाख जा रहा था तो मैंने तब रास्ते में तस्वीरें ली थी हिमालय पर्वतमाला की। हम लद्दाख जाने के लिए जब जाते हैं तो हिमालय को क्रॉस करते हैं, तो ये नीचे आप मेरे देखेंगे ये हिमालय है और इसमें कई ग्लेशियर्स आपको दिखेंगे हिमालय के बीच में। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, जैसे बायोमास फ्यूल जलता है, बायोफ्यूल जलता है, बायोमास बर्निंग होती है या फिर जंगल जलते हैं, ठीक है। तो इन सब के जलने से जो धुआं उठता है, उस धुएं में जो एरोसोल होते हैं ब्लैक, जो कार्बन के कण होते हैं, वो हवा में ऊपर उठते हैं और वो हवा में ऊपर उठने के बाद कहीं जाकर रुकेंगे, टिकेंगे। तो जब वो ऊपर की तरफ उठते हैं और हिमालय की तरफ बढ़ते हैं तो हिमालय में उनको ये जगह मिलती है जहां वो नीचे बैठते हैं और ग्लेशियर के ऊपर जाकर टिक जाते हैं। तो इसका मतलब मैं यदि आम भाषा में कहूँ, जो जंगल जलते हैं उनसे जो राख निकलती है वो राख हवा के कण में जाते हैं और हिमालय में जाके उन पर चिपक जाते हैं। हाँ, और यही नहीं, यहाँ जो पराली जलती है इसका असर भी होता है। ये जो वाहनों का जो धुआं है ये भी अल्टीमेटली जाता इसी तरह हिमालय की तरफ है, और भी तरफ फैलता है, लेकिन हिमालय पर इसका असर ज़्यादा खराब दिखता है। अब ब्लैक कार्बन जो है उससे हम ग्लेशियर्स को लेके क्यों चिंतित हैं? दरअसल ग्लेशियर्स आपने देखा होगा बर्फ सफ़ेद होती है और बहुत साधारण सा विज्ञान है कि जो सफ़ेद चीज़ है वो हर तरह की लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए वो गर्म नहीं होगी, उतनी जल्दी गर्मी महसूस नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं गर्मियों में आप सफ़ेद कपड़े पहनें। लेकिन अगर काले कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि वो सारे वेवलेंथ्स को ऑब्जॉर्व कर लेगी। जब इसके ऊपर ब्लैक कार्बन जमा होगा तो ये जो वाइटनेस आपको इसकी दिख रही है काली होती जाएगी, ये गाढ़ा रंग का होता जाएगा, थोड़ा धुआं सा कलर का हो जाएगा। तो जब इस पर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ये क्या करेगी, उसको अवशोषित करेगी, यानी कि उस लाइट को अवशोषित करेगी और वो फिर गर्मी में बदलेगा। गर्मी में बदलेगा तो आपकी ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे। इसका सीधा मतलब है कि पर्यावरण में होने वाला जो बदलाव है, जिसमें कि आप आग जलाते हैं या जंगल जलते हैं, जिसमें हम गाड़ियां चलाते हैं या पराली जलाते हैं, उसका असर देर सबेर हजारों किलोमीटर दूर और कई किलोमीटर ऊपर हिमालय की इन पर्वतमालाओं में होता है, उसके ग्लेशियर्स पर होता है। उनके पिघलने की एक रफ्तार होती है, गर्मियों में तेज़ी से पिघलते हैं, सर्दियों में कम पिघलते हैं या नहीं पिघलते, लेकिन इनकी गर्मियों में पिघलने की रफ्तार और तेज़ हो जाती है। और अगर ये ब्लैक कार्बन होगा तो सर्दियों में भी पिघलेंगे, और ये हमारे पानी की गारंटी है पूरे हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी के लिए। इसलिए ब्लैक कार्बन का ग्लेशियर पर जमा होना हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। तो बड़ी आसानी से, बड़े आसान शब्दों में समझाया सुशील बहुगुणा ने कि आखिरकार क्यों ये जो आग है, जंगलों की आग है, जो पोल्यूशन है, ये जो धुआं हम लोग छोड़ते हैं अपने गाड़ियों के ज़रिए, ये क्यों खतरनाक है हमारे पूरे जीवन के लिए, क्योंकि ये ग्लेशियरों पर इफेक्ट डालता है और जिसकी वजह से हम सब के लिए आने वाले वक्त में मुसीबतें खड़ी होने जा रही हैं। और अब बात करते हैं आज हुई एक बड़ी स्ट्राइक की। जी हाँ, आज टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 300 से ज़्यादा कर्मचारी एक साथ सिक लीव पर चले गए, बीमार पड़ गए। सब ने एक साथ छुट्टी ले ली, जिस वजह से हज़ारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और आज सुबह से ये खबर बड़ी सुर्खियों में रही। दरअसल ये तमाम कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स चाहते हैं। अब इन लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला DGCA भी कर रहा है और एयर इंडिया एक्सप्रेस का मैनेजमेंट भी कर रहा है। लेकिन इस बीच में एक और खबर आई है कि DGCA ने अब 24 घंटे के भीतर एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है कि ये बातचीत कहां तक पहुंची और कब तक इसका हल निकलने वाला है। ये परिवार मुंबई से दुबई जाने वाला था, कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, लेकिन वह फ्लाइट भी अब छूट जाएगी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चला कि उनकी उड़ान रद्द कर दी गई है। उनकी ये भी शिकायत है कि यहाँ किसी ने उनसे ढंग से बात तक नहीं की। वो रूडनेस बात कर रहे थे, आप लेट हो गए हमारे से, कि हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया तो बोला कि मैं ही सीनियर हूँ, मैं ही सीनियर हूँ, वो यही बोल रहे थे। हम लोग से जबरदस्ती मत करो, ऐसा बोला। जबरदस्ती हम नहीं कर सकते, हम लॉ के अंडर है। मैं बोला ठीक है आप लॉ के अंडर है, लेकिन आप अपने सीनियर से तो बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगा ऐसा कोई सपोर्ट कर रहा था। कस्टमर सर्विस जरा भी नहीं है एयर इंडिया में। कैंसिल करने में पहले सबसे ज्यादा कैंसिल करने में नंबर 1 है वो लोग। कैंसिल तो तुरंत मार दिया उन्होंने, इस टाइम के कैंसिल हो गया है। लेकिन हाँ, लेकिन रिक्वेस्ट हमारी ले रहे नहीं थे। हमने बोला भी उनको कि सर हमको जाने दीजिए। कस्टमर सर्विस नहीं दिया, जिस तरह से जो स्टाफ बिहेव से बात कर रहा है ना, वो अच्छा नहीं लगा मुझे। बस ऐसा, एटलीस्ट लेडीज है तो उसको तो देखना चाहिए।
दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस के 300 कर्मचारी अचानक सिक लीव पर चले गए हैं। वे नई सेवा शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उड़ानों के रद्द होने का असर सिर्फ मुसाफिरों पर नहीं, ट्रैवल एजेंसियों पर भी पड़ रहा है। यात्री परेशान भी है और नई टिकट बुकिंग से बच रहे हैं। समर वेकेशन से सारे पैसेंजर्स ऑन हॉलीडेज उनके प्लानिंग्स थे, उनको लास्ट मिनट इम्पैक्ट हुआ है, फ़्लाइट कैंसिल हुई है, उनका कंप्लीट पैकेज आगे की जो उनकी ट्रैवल्स थी वो सब इम्पैक्टेड है। फ़्लाइट्स, होटल, साइट सीइंग, इंटरनेशनल फ़्लाइट में उनका वीज़ा, कनेक्टिंग फ़्लाइट, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे अगर क्लाइंट को नेक्स्ट फ़्लाइट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, कब तक का ये डिले चलेगा इनका, और आगे फ्लाइट ऑपरेट कब से शुरू करेंगे, कुछ क्लैरिटी नहीं है हमें एयरलाइन की। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन से जवाब मांगा है और सभी चालक दल का एकाएक छुट्टी पर चले जाने के पीछे का कारण भी टाटा में हो रहे विलय के चलते तमाम चालक दल में जॉब का खतरा, कुप्रबंधन और भेदभाव जैसी भावना के चलते बहुत ज्यादा नाराजगी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक इन चालक दल की समस्याओं का निवारण होगा और आखिर कब तक आम लोगों को, आम यात्रियों को इन एयरलाइंस के निजी समस्या के चलते अपना समय व्यर्थ करना होगा। कैमरा पर्सन मंगेश भीसे के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि।